So this is the syllabus: measurement of electrical power and power factor, dynamometer type wattmeter. So पावर के बारे में अगर बात करें, अभी आप लोग को मैंने एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्टरी वो बता दिया है कि पावर डीसी और एसी में कैसे डिफाइन होगा, और आप एसी में अल्टीमेटली जो है वो एवरेज पावर निकाल रहे हैं, क्योंकि इट इज वेरिंग ऑल द टाइम. सो एवरी पावर यू आर डिफाइनिंग इन एसी इज अ एवरेज पावर ना. पावर मेजरमेंट इन एसी in alternating current circuit, the instantaneous power varies continuously as voltage and current varies. Alternating current circuit में instantaneous power जो है वो बार बार vary कर रहा है, it is not constant, क्योंकि voltage भी vary कर रहा है, current भी vary कर रहा है. इसलिए in such case में किसी भी instant पर power जो होगा वो value product होगा instantaneous value of voltage and current का. So हम जो है instantaneous power को capture करेंगे, लेकिन एक टर्मिनोलॉजी निकालेंगे जो हम थ्रू फॉर द थॉरो टाइम को ऑपरेशन ऑफ फॉर द कंप्लीट ऑपरेशन के लिए जो हम डिफाइन करेंगे वो होगा एवरेज पावर. एवरेज पावर आप निकालेंगे फॉर, जैसे एक साइकिल पूरा निकाल दिया तो वो रिपीट होता रहेगा अगले साइकिल पे, क्योंकि इट इज जस्ट कॉपी पेस्ट. तो वन साइकिल के लिए अगर आप एवरेज पावर निकाल लेते हैं तो आप जो है वो कंप्लीट जितने भी देर तक ये सिस्टम चल रहा है उसका जो पावर डिफाइन कर सकते हैं. तो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कि V मैक्सिमम बाई आई मैक्सिमम है, बट एक टर्म है V मैक्स बाई √2 को V RMS कहते हैं. सो VI cos phi हो जाता है. phi इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, एंड cos phi जो उसको हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं. अब जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं मेजरमेंट करने के लिए पावर, वो इंस्ट्रूमेंट जो है इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर, जो आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में भी पढ़ा है डिफरेंट, और उसके बाद आपने इसको जो है प्रेजेंट भी किया है और सबमिट किया था एक ग्रुप ने. सो ये आप देख सकते हैं कि ये वाटमीटर को हमने जो है पोस्टमार्टम किया. तो डिफरेंट ये तो बॉक्स है आपका, ये इसका स्केल है, कैलिब्रेटेड स्केल. ये बैक कनेक्शन है. तो अगर हम इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, ठीक है. इसके बीच में जो है ये मूविंग सिस्टम है. ये आप जो देख रहे हैं दिस इज द कॉइल, एंड ये स्पिंडल है, और ये आप जो ऊपर और नीचे देख रहे हैं जहाँ ये पाम जा रहा है. सो ये बिल्कुल जॉयल बेयरिंग जो कहते हैं उसको यूज किया था ताकि मिनिमम फ्रिक्शन जो है वो कॉज हो, ठीक है. इसके अलावा जो है जो वोल्टेज कॉइल है, यानी जो मूविंग कॉइल है, उसमें हम रजिस्टर लगाते हैं. सो ये रजिस्टर है, नॉन इंडक्टिव टाइप ऑफ रजिस्टर होता है. सो कंप्लीट जो वाटमीटर को अगर हम ओपन कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप है, क्योंकि ये जो है दोनों मैग्नेट्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है. सो जो डायनेमिक्स क्रिएट हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो रहा है. अगर परमानेंट मैग्नेट होता है तो PMMC इंस्ट्रूमेंट होता है. तो मूविंग कॉइल तो है बट इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप है. तो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है. सो अगर थियोरेटिकल पार्ट में आते हैं तो इसका सर्किट डायग्राम सिंपल हम दिखा रहे हैं. जो दो कॉइल्स आप देख रहे थे लेफ्ट और राइट में, यहाँ इन कॉइल्स को हमने इसमें सर्किट में सीसी करके दो तरफ दिखाया है, विच इज कनेक्टेड इन सीरीज. सेम करंट फ्लो कर रहा है, बस इस कॉइल को हमने जो है गैप क्रिएट कर दिया है ताकि जो मूविंग सिस्टम है वो इन बिटवीन आ सके. सो मूविंग कॉइल जो आपका है वो ये है, जो इसके बगल में ये देख रहे हैं, दैट इज अ मूविंग कॉइल. ऊपर पॉइंटर लगा हुआ है, ठीक है. और उसके बाद लोड है, प्लस जो आपका वोल्टेज कॉइल है उसमें काफी हाई वैल्यू का नॉन इंडक्टिव रजिस्टर लगा होता है. मैं समझा दूंगा नॉन इंडक्टिव रजिस्टर का क्या मतलब है. So this is a schematic diagram of basic constructional features of electrodynamometer type wattmeter. अब इसी बुक के जो एंड में क्वेश्चन है, यहाँ पर वो क्वेश्चन ये है कि draw and label the different internal parts of an electrodynamometer type wattmeter. ड्रॉ करिए और लेबल करिए. आप लोग जो लेबल करते हैं प्रैक्टिकल में चाहे एग्जाम में, लेबलिंग का मतलब है पहले तो आप ड्राइंग अच्छा बनाइए, और लेबलिंग का मतलब है कि आप उसको कैपिटल लेटर में लेबलिंग करिए, एरो को हॉरिजॉन्टली खींचिए, कहीं से भी रैंडम लिख के हैंड रिटन मत करिए, ठीक है. सो ड्रॉ एंड लेबल. लेबल का मतलब है आप कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर एक लेबल चिपका होता है, इसी तरह से लेबलिंग करनी है. डिफरेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर. What are the special constructional features of fixed and moving coil in such an instrument?
इस तरह के इंस्ट्रूमेंट के फिक्स्ड और मूविंग कॉइल के स्पेशल फीचर्स क्या है। तो स्पेशल फीचर्स को समझने के लिए हम देखते हैं कि ये आप इसमें ही ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्शन डायग्राम में यही स्कीमेटिक बनाना है आपको, ठीक है। ये जो है 3D व्यू है ओरिजिनल जो इंस्ट्रूमेंट है, बट ये काफी बिग साइज है। इसका जो कॉइल देख रहे हैं इट इज अ हैवी ड्यूटी। हमने जो अभी यहाँ फिक्स किया है दैट इज अ स्मॉल कॉइल, जो आपको मैंने इमेज में दिखाया है। तो ये काफी बिग साइज का है वॉटमीटर। सो फिक्स कॉइल सिस्टम सच एन इंस्ट्रूमेंट हैज टू कॉइल। ये जो आप कॉइल देख रहे हो इलेक्ट्रोड, ये लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट और सेकंड ये दिख रहा है, सो ये आपका फिक्स कॉइल, और ये जो आप दिख रहा है ये आपका मूविंग कॉइल है। तो पहले फिक्स कॉइल के बारे में पढ़ते हैं। तो सच एन इंस्ट्रूमेंट हैज टू कॉइल्स कनेक्टेड इन डिफरेंट वेज टू द सेम सर्किट ऑफ विच पावर इज टू बी मेजर्ड। द फिक्स्ड कॉइल और फील्ड कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो फिक्स्ड कॉइल को ही फील्ड कॉइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा कर रहा है। तो इनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं विद द लोड, क्योंकि जो लोड का करंट होगा वही इसके थ्रू कैरी होगा, इसलिए इसको करंट कॉइल भी बोलेंगे। तो करंट कॉइल के कई नाम हो गए, फिक्स्ड कॉइल, फील्ड कॉइल, करंट कॉइल। फिक्स्ड कॉइल क्योंकि मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल रहे हैं, फील्ड कॉइल क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और करंट कॉइल क्योंकि वो लोड करंट को कैरी कर रहा है। ये आप डायग्राम देखिए एक बार दोबारा कि मैं अगर ये करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ एरो है सी, फर्स्ट जो सीसी लिखा है यहाँ से क्रॉस करके ये एरो होते हुए सेकंड सीसी से होते हुए फिर ये लोड, और लोड के फिर थ्रू वाया ये बैक टू द पावर सोर्स। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि भाई ये जो फिक्स कॉइल सिस्टम है यही फील्ड कॉइल है और यही करंट कॉइल है, क्योंकि जो इससे करंट है वो सेम करंट है जो लोड का करंट। The fixed, इसको दोबारा पढ़ता हूँ, such an instrument has two coils connected in different ways। ये दो कॉइल है जो वोल्टेज कॉइल और करंट कॉइल, to the same circuit of its power is to be measured। तो पहला जो कॉइल है फिक्स्ड कॉइल या फील्ड कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड so as to carry the same current as the load। The fixed coils are hence termed as current coils of the wattmeter। The main magnetic field is produced by these field coils। This coil is divided in two sections so as to provide more uniform magnetic field near the center and to allow placement of instrument moving shaft। तो यहाँ जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया ताकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो। अभी कई लोगों ने जो एग्जाम हुआ है उसमें क्या किया है कि जो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट है उसमें ये लाइन लिखा है कि उसके पास जो है वो दो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक कॉइल होते हैं। नहीं, वहां दो नहीं होता है, वहां एक ही होता है। वो डिफ्लेक्ट करता है, अगर दो होंगे तो फिर किस तरह डिफ्लेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, लेफ्ट करेगा कि राइट करेगा। तो वहां आप लोगों ने गलत लिख दिया है कि दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है। मूविंग कॉइल जो अट्रैक्शन टाइप होता है उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम गलती ना हो। फिक्स्ड कॉइल्स आर यूजुअली वाउंड विद थिक वायर। तो थिक वायर क्यों है, क्योंकि थिक वायर का मतलब है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होने का मतलब है R इज इक्वल टू रो L बाई A। अगर मैं सोचूंगा तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस कम है। तो फिक्स्ड कॉइल्स आर यूजुअली वाउंड विद थिक वायर्स फॉर कैरिंग द मेन लोड करंट थ्रू देम। Windings of fixed coil is normally made of stranded conductors running together but insulated from each other। तो आप जो वर्कशॉप में पढ़ते हैं कई तरह के आप पढ़ेंगे जो केबल्स होते हैं, उसमें सॉलिड कंडक्टर के भी केबल्स होते हैं और स्ट्रैंडेड भी होते हैं। तो यहाँ किया जा रहा है कि फिक्स्ड कॉइल के जो थिक वायर्स हैं बट स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स यूज करते हैं। ऑल द स्ट्रैंड्स आर ब्रॉट आउट to an external commutating terminator so that a number of current ranges of instrument may be obtained by grouping them all in the series। तो ये आप जब मल्टी रेंज पढ़ेंगे या रेंज कैसे बढ़ाते हैं चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से ये बात ज्यादा डिटेल समझ में आएगी। फिलहाल हमें ये पता है कि थिक वायर होता है जो करंट कॉइल है, और वोल्टेज कॉइल जो है उसमें थिन वायर रखेंगे या आप हाई रेजिस्टेंस रखेंगे। फिक्स्ड कॉइल्स आर माउंटेड रिजिडिटली विद द कॉइल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर to prevent any small movement whatsoever and resulting field distortion। तो आप देखिए फिक्स्ड कॉइल अगर हमने थोड़ा भी ऐसा रहा कि वाइब्रेशन से वो टर्न हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी डिस्टॉर्ट करेगा, और जब वो डिस्टॉर्ट करेगा तो सारा कैलकुलेशन फेल करेगा। इसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट में मेजर एरर क्रिएट होगा। सो फिक्स्ड कॉइल का मतलब है बिल्कुल फिक्स्ड, थोड़ा भी मूवमेंट वाइब्रेशन से भी डिफ्लेक्शन मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो फिक्स्ड कॉइल्स आर माउंटेड रिजिडली, बिल्कुल कस करके टाइटली एकदम माउंट किया जाता है विद द कॉइल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर टू प्रिवेंट एनी स्मॉल मूवमेंट व्हाटसोएवर, क्योंकि उससे फील्ड डिस्टॉर्शन हो सकता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सिंपल भी कि भाई फिक्स्ड कॉइल को रिजिडली क्यों माउंट करते हैं, नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप बोलोगे फील्ड डिस्टॉर्ट हो जाएगा।
Mounting supports are made of ceramic and not metal so as not to disturb the magnetic field distribution. तो मेटल जो है उस वो मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए सिरामिक सपोर्ट्स भी होते हैं। काफी बड़े बड़े वॉटमीटर के बारे में बात की जा रही है। ना दूसरा जो कॉइल है मूविंग कॉइल सिस्टम, जो आपको सेंटर में पड़ा होगा। तो मूविंग कॉइल दैट इज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड, अक्रॉस द लोड मतलब इन पैरेलल विद द लोड, यानी पैरेलल विद द सप्लाई आल्सो कैरीज अ करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, क्योंकि ये वोल्टेज के सीधा डायरेक्टली है, तो इसमें जो करंट आएगा वो डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट होगा। जो लोड करंट में जो कॉइल आएगा वो डिपेंड करेगा आपको कि लोड का क्या डिमांड है ना। एक ठीक है। सो ये समझिएगा कि जो आप लोगों ने लैब में भी एक्सपेरिमेंट किया था कि ये जो आपका कॉइल है करंट कॉइल, और ये जो कॉइल है वोल्टेज कॉइल, तो यहाँ याद करिए कि ये जो हमने कहा था कि ये जो M होगा और ये L होगा, और सॉरी, और ये जो आपका C और ये जो आपका V है, तो लोड आपका कहाँ कनेक्ट हो रहा था, यहाँ कनेक्ट हो रहा था, यानी L और V के बीच में। और जो पावर सप्लाई कहाँ कनेक्ट हो रहा था, M और V के बीच में। सो जो आपका वोल्टेज कॉइल है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, इसको डिलीट कर दूं सिंपल, तो देखिए आपका सिर्फ वोल्टेज कॉइल अगर, तो वोल्टेज कॉइल क्या हो गया, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई। सो जो वोल्टेज कॉइल का जो करंट होगा, यानी करंट इन द वोल्टेज कॉइल, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज बाय जो भी इसका इंपेडेंस होगा, यानी रेजिस्टेंस होगा या इंडक्टेंस होगा। ठीक है। उसी तरह से जो आपका करंट कॉइल, अगर मैं मान लीजिए इसको कट कर दूं, मैं इससे जो है कैंची लगा के यहाँ से कट कर दूं, है ना, इसे मैं कट कर दूं, तो आपको क्या दिखाई देगा, एम दिखाई देगा, और करंट कॉइल दिखाई देगा, एल दिखाई देगा, और लोड दिखाई देगा, और ये घूम करके यहाँ वापस वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। बट इसमें जो करंट फ्लो करेगा, जो मेरे करंट कॉइल फ्लो करेगा, दैट विल इक्वल टू द, सो ये जो लाइन आपको लिखा जा रहा है, इसलिए लिखा जा रहा है कि जो हमारा जो मूविंग कॉइल है दैट इज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड, क्योंकि ये देखिए इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड, दिस इज आवर मूविंग कॉइल, दिस मूविंग कॉइल इज द वोल्टेज कॉइल, यही आपका मूविंग कॉइल है। और ये जो आपका है वो फिक्स्ड कॉइल है, या इसी को करंट कॉइल कह रहे हैं, या इसी को फील्ड कॉइल कह रहे हैं। ठीक है। तो जो डायग्राम है यहाँ, इसको देख लीजिए। स्कीमेटिक डायग्राम ये है, सिंबल्स में हम दोनों कॉइल को अलग बना ना, स्कीमेटिक डायग्राम जो आपका ऐसे है, और जो सिंबल है उसमें मतलब डिजाइन कर रहे हैं, यहाँ ये यहाँ से कनेक्टेड दिखा रहा है इसको। ठीक है। तो एक बार मूविंग कॉइल को पढ़ लेते हैं। मूविंग कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड, कैरीज द करंट प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। अक्रॉस द लोड या अक्रॉस द सप्लाई, दोनों वर्ड चलेगा, अक्रॉस द लोड कहीं, अक्रॉस द सप्लाई, क्योंकि लोड तो अभी भी है यहाँ, है ना। करंट कॉइल जो है वो थ्रू द है, इन सीरीज विद द लोड है। Since the moving coil carries a current proportional to voltage, it is called the voltage coil और pressure coil, क्योंकि voltage को electric pressure भी बोलते हैं। The moving coil is entirely embraced by a pair of fixed coil. A high value non-inductive resistance is connected in series with voltage coil so that to restrict the current through it to a small value. तो हम चाहते हैं कि भाई ये voltage रीड करे, करंट ज्यादा नहीं ले, नहीं तो वो लॉसेस में ही कन्वर्ट होगा। तो जितना हाई रेजिस्टेंस रखेंगे, रेजिस्टेंस को हम इंडक्टिव नहीं रखते हैं, रेजिस्टेंस को हम नॉन इंडक्टिव रखते हैं। तो जो सिंपल सी बात है कि मैं कैसे, जो आप रजिस्टर देख रहे हैं जो इसके अक्रॉस लगा होता है ना, नॉन इंडक्टिव रजिस्टर का अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं, तो सिंपल आप देखिए, ये जो मार्केट में आ रहे हैं इमेजेस दिखाता हूं मैं। सो दीज आर आल्सो पार्ट ऑफ नॉन इंडक्टिव रजिस्टर।
तो ये जो इतना आपको जो ये साइज दिख रहा है स्मॉल सा, है ना, क्योंकि यही सेम यहाँ लगा हुआ है, ये देखिए, है ना, ये नॉन इंडक्टिव रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। सो इसको बनाया कैसे जा रहा है, इसको बनाया वैसे ही जा रहा है कि भाई एक अगर कॉयल में ऐसे ऐसे अगर वायर लूंगा रजिस्टर को ऑफर करने के लिए, तो बहुत स्मॉल लेंथ है, तो मुझे आर अगर ज्यादा रखना है रो एल बाई ए, तो एल को ज्यादा रखना है तो मुझे क्या करना होगा, कम जगह के लिए इसको टर्न करना पड़ेगा। अब जैसे मैं इसे अगर ऐसे कॉयल बना के टर्न करूंगा, बाद में इसे सिरामिक से मैं ढक दूंगा, लेकिन क्या होगा, इसमें इंडक्टेंस आ जाएगा। तो मुझे ऐसा बांधना है कि करंट का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो, तो उसको बांधा ऐसे जाता है इसके ऊपर कि जो करंट होता है वो डायरेक्शन जो होता है वो दोनों का अपोजिट होता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। और कुछ विशेष बात नहीं, मतलब ये क्या होगा कि आप ये समझिए कि मैं ऐसे लेके गया पीछे, लेकिन वहां से घुमा करके फिर ऐसे ही ले आया, तो इस ये दिखने में लग रहा है, लेकिन ये पीछे गया, एक जगह चिपका दिया इसको, समझिए इसको ऐसे कि उधर से कोई कॉयल आया और मैंने इसको ये करते हुए यहाँ से फिर लेके आ गया, फिर ये यहाँ आया, तो उस केस में क्या होता है कि ये करंट अगर इधर आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी, तो नॉन इंडक्टिव रजिस्टर बन जाता है। सो ये कह रहा है आपको कि नॉन इंडक्टिव रजिस्टर है, द मूविंग कॉयल आर मेड ऑफ फाइन वायर्स, इज वाउंड आइदर एज अ सेल्फ सस्टेनिंग एयर कोर्ड कॉयल, एयर कोर्ड कॉयल है, 10 मिनट में अपडेट करना होगा, ठीक है, मैं दूसरा लिंक शेयर कर दूंगा 10-5 मिनट पहले, ठीक है। सो इससे सेल्फ सस्टेनिंग एयर कोर्ड कॉयल है, ये जो कॉयल आप देख रहे हैं ये एयर कोर्ड है, ये किसी भी कोर पे बांधा हुआ नहीं है, इट इज इसके बीच में कोर में जो एयर है, तो इसलिए एयर कोर्ड कॉयल कह रहे हैं हम, ठीक है। एंड मेटालिक फॉर्मर जो है यूज नहीं करते हैं हम इसमें, द मूविंग कॉइल फाइन वायर एंड एल्स वुंड ऑन अ नॉन मेटालिक फॉर्मर, क्योंकि अगर मेटालिक फॉर्मर यूज करेंगे तो एडी करंट इंड्यूस होगा। नाउ मूविंग एंड रीस्टोरिंग सिस्टम, अगेन मूविंग और रीस्टोरिंग का मतलब है जो कंट्रोल करता है उसको वापस अपने पोजीशन पे ले आए, तो जो आपकी जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो सेम वैसा ही आपको देखना है। डैम्पिंग सिस्टम जो आएगा आपका, तो डैम्पिंग सिस्टम जो है उसके कई सारे तरीके हैं डैम्पिंग के, आपने अगर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डैम्पिंग को एक बार डिटेल में पढ़ा होगा, तो मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, दैट इज वेरी गुड इमेज। हाँ, ये देखिए, ये क्या है कि एयर डैम्पिंग हो रही है, जो ये वेन्स है, अच्छा ये जो है आपका जोएल बेयरिंग कहते हैं, बिल्कुल पॉइंट जो है वो कांटेक्ट में, यानी फ्रिक्शन बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए, और ये आपको दिखा रहा है डबल वेन्स है इसमें डैम्पिंग के लिए। बट हमारा जो सिस्टम है, जो हम अभी डायग्राम दिखा रहे हैं आपको, उसमें जो है इस तरह का डबल वेन्स नहीं दिया हुआ, ठीक है। उसमें क्या किया हुआ है, सिंपल जो इसमें लिखा गया है वेन्स के अलावा, कि कहाँ चला गया, इन अदर केसेस मूविंग कॉइल itself can be stitched on a thin sheet of mica which act as a damping veil while movement। तो ये जो फिगर दिखा रहा है, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इट इज लाइक कि ये जो आपका मूविंग कॉइल है उसको इसके अक्रॉस वुंड कर दिया गया है ना, कोई अलग से डैम्पिंग कंपार्टमेंट नहीं बना हुआ है इसमें, जिसको हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। सो कई पॉसिबिलिटीज हैं डिजाइन के डैम्पिंग के, तो इसमें वन टाइप ऑफ डैम्पिंग है। शील्डिंग वही है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से जो है हम शील्ड करना जरूरी है, नहीं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, कंपेरेबल टू जो है आपका ये है, और ये अफेक्ट हो सकता है थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो हम लोग जो इसको सील्ड करते हैं, लिखा था ऑपरेटिंग फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फिक्स्ड कॉइल इज कंपैरेटिवली लोअर इन द इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट एज कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें जो फील्ड है वो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में कमजोर है। इन सम केसेस इवन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड कैन पॉल्यूट द measurement reading, it is thus essential to shield the electrodynamimeter type instrument from effects of external magnetic field। तो आपको एक प्रिकॉशन में किसी भी हाई पावर मैग्नेट को भी किसी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट के नजदीक नहीं लेके जाना चाहिए, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, आपने अगर जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में पढ़ा था कि टॉर्क का इक्वेशन जो होगा वो डिपेंड करेगा करंट इन द प्रेशर कॉइल, करंट इन द करंट कॉइल एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंटर मोमेंट थीटा। तो ये हम जो है अगर इक्वेशन को यूज करते हैं तो कुछ हम एजम्पशंस लेते हैं। क्या एजम्पशंस लेते हैं हम कि हाँ, if the pressure coil resistance can be assumed to be very high,
जो प्रेशर कॉइल का जो रेजिस्टेंस है मान लें कि बहुत ज्यादा हाई है, तो हम ये मान लेते हैं कि होल प्रेशर कॉइल कैन बी बिहेविंग लाइक अ रेजिस्टेंस ओनली। तो डिराइवेशन करते समय हम आइडियलाइज करते हैं कि भाई जो रेजिस्टेंस कॉइल है, जो प्रेशर कॉइल है प्योर रेजिस्टिव है, ठीक है, ताकि जो है वो इन फेज रहे उसके वोल्टेज और करंट जो है, और ऐसे करके हम डिराइवेशन कर देते हैं। दूसरा एज्यूम करते हैं कि जो प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस है वो सफिशिएंटली हाई है ताकि उसमें करंट का वैल्यू बिल्कुल मिनिमाइज हो, जीरो, ठीक है। इस तरह का दो हमने एजम्पशन करके इक्वेशन लिख दिया, टॉर्क का जो वी आई कॉस फाई डीएम बाय डी थीटा करके आ जाएगा। सो आपका जो वी आई कॉस फाई है दैट इज एवरेज पावर, तो जो थीटा है वो आ जाएगा भाई एवरेज पावर के प्रोपोर्शनल है अगर डीएम बाय डी थीटा यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो लीनियर है, ठीक है। बट क्या होगा कि जो रियल सिनेरियो है उसमें इंडक्टेंस जो है बिल्कुल जीरो नहीं होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा बट कुछ इंडक्टेंस भी होगा। तो उस कारण से क्या होगा कि जो हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें कुछ एरर आ जाएगा। तो वो एरर जो है उसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखते हैं कि वो एरर कितना है। तो उसमें एक पावर फैक्टर, एक एंगल का वैल्यू आ जाता है कैलकुलेशन में, और उसको हम देखते हैं कि करेक्शन कैसे करेंगे। तो करेक्शन करने के लिए क्या, इंडक्टेंस को हटाने के लिए हम कैपेसिटेंस जो है उसके अक्रॉस क्रिएट करते हैं, यानी कैपेसिटर को जोड़ देते हैं। प्रेशर कॉइल का कंपनसेशन कहते हैं कि कंपनसेशन ऑफ प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस, उसको कंपनसेट करना है मतलब कैंसिल करना है। तो हम क्या करते हैं, उसके इंडक्टेंस को कैंसिल करने के लिए कैपेसिटर जोड़ देते हैं। अगेन कुछ फायदा होता है लेकिन फिर कैपेसिटेंस के अपने प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल कैपेसिटेंस भी क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये बहुत डिटेल नहीं बताया गया है लेकिन आपको बता दिया कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो अगर अगला प्रॉब्लम भी आ गया सामने। नाउ सेकंड थिंग इज एरर ड्यू टू कनेक्शन, क्योंकि आप जो वोल्टेज कॉइल है और करंट कॉइल है उसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। वोल्टेज कॉइल को आप थ्रू अक्रॉस सप्लाई साइड कनेक्ट कर सकते हैं, या सेकंड फिगर देखिए कि लोड साइड कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें भी क्या होगा कि कुछ एरर्स आएंगे। तो एक बार आप इन लोगों को इसको स्टडी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए, ताकि जो है आप बेटर समझ पाए कि भाई हाँ एरर्स जो है वो मैथमेटिकली क्या बता रहा है और वो क्यों हो रहा है, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम। तो आप लोग इसको एक बार पढ़ करके आएंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप क्लास में जो है एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल सेंस जो है अभी और डेवलप करना है। फाइन, ओके, ठीक है। तो अटेंडेंस अभी आप शेयर कर देंगे मुझे, है ना। पार्टिसिपेंट्स कितने हैं ये, और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास कब कर सकते हैं, ठीक है। कल का उम्मीद कम है बट मैं कोशिश करूंगा अगर सुबह एक बार थोड़ा समय मिल जाए, एक दो घंटे आधे घंटे भी, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्लास जो है वो है अरेंज कर दूं। फाइन, तो दोनों सीआर एक बार कोऑर्डिनेट कर लें कि मॉर्निंग का सेशन थोड़ा क्लियर कर सकते हैं, तो ऑनलाइन सेशन हो जाएगा, घर बैठे ही आपका। फाइन, सो यू कैन नाउ एग्जिट, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर टुडे, ओके, ठीक है। सेशन एंड हो ही जाएगा अभी 10 मिनट।